सुप्रभात बच्चों। तो आप पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया ये पाठ अतीत में दबे पाँव, और इस पाठ में आपको पेज नंबर 45 तक पिछले लेसन में पढ़ा दिया गया था। पिछली बार जो व्याख्या की गई थी उसमें बता दिया गया था। अब उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप इसको देखेंगे। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर वीएस हिस्सा है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं। रंगरेज का कारखाना मतलब जहाँ पे कपड़ों को कलर किया जाता था। जहाँ ज़मीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं, इस जगह पे क्या था, एक रंगरेज का कारखाना था। और लोग जब घूमने के लिए आते हैं मोहनजोदड़ो में तो इस जगह को देखना नहीं भूलते, बड़े चाव से इस जगह को देखते हैं। तो इस जगह की खोज किसने की थी? माधव स्वरूप वत्स ने। उनके नाम पर इसका नाम पड़ गया वीएस। तो क्या क्या था यहाँ पे देखने की, क्या क्या चीज़ें हैं वो सुनिए। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। जो ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए थे उनमें शायद जैसे इंक पोट को रखने के लिए एक जगह होती है शाही की दवात को रखने के लिए, वैसे ही रंगाई के जो बड़े बड़े बर्तन थे जिनमें रंग घुले रहते थे उनको इन गड्ढों में फिट किया जाता था। 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान हैं। ठीक है, 2 लाइन हैं और 1 मंजिला मकान उस 2 लाइन में बने हुए हैं। और मकानों की संख्या कितनी है? 16 है। मकान ज़्यादा बड़े नहीं हैं। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ, यानी एक सेक्टर साइड में है, एक मेन रोड की तरफ है कतार। सब में 2-2 कमरे हैं। हर मकान में 2-2 कमरे बने हैं। स्नान घर यहाँ भी सब घरों में हैं। तो देखो उस टाइम पे जो टॉयलेट वगैरह थे वो घर पे बने हुए होते थे। स्नान करने के लिए जो बाथरूम थे वो भी बने हुए थे। ये सारी व्यवस्था इन घरों में मिली है। जो वीएस नामक खित्ते की जगह है उसमें भी। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। अभी यहाँ देखो जो कुएं हैं वहाँ वो इंडिविजुअल ना होकर के पूरी बस्ती के लिए एक कुआं है। ये कर्मचारियों कामगारों के घर रहे होंगे। तो अनुमान लगाया गया है पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा कि ये जो मकान होंगे ये जो ट्रेड्समैन होंगे, कामगार होंगे, उनके ये मकान रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो, यानी जो ज्योमेट्रिकल हमें मिलती हैं, ज्योमेट्रिकल जो रचनाएं हैं उनका आकार जो होता है वो स्क्वायरिश या कैसा हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है। लेकिन कुओं के मामले में ऐसा नहीं था। बाकी जो आकृतियाँ थी वो स्क्वायर शेप में या फिर रेक्टेंगल शेप में थी, लेकिन कुएं जो थे वो सर्कल शेप में थे। नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरे, चौपड़ का खेल, गोटियां, तोलने के बाट आदि सब किस आकार में मिलते हैं? रेक्टेंगल में या स्क्वायर शेप में मिलते हैं, लेकिन कुएं नहीं मिलते हैं। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं। चलो घर छोटा है तो उसमें उसी हिसाब से कमरे भी छोटे होंगे, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है कि जब इतने इतने बड़े घर थे तो कमरे क्यों नहीं बड़े बड़े थे उन बड़े घरों में? जब उनका एरिया कुछ ज़्यादा था तो बड़े घरों में कमरे बड़े होने चाहिए थे। इसका एक अर्थ तो यह लगाया जाता है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। तो अनुमान लगाया जाता है कि उस समय शहर की आबादी 50 लाख के आसपास रही होगी, इसलिए इसको दुनिया का सबसे पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी भी माना गया है। तो एक अर्थ तो यह लगाया जाता है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। दूसरी तरफ यह विचार सामने आया है कि बड़े घरों में जो बड़े घर थे नीचे भूतल यानी ग्राउंड जो स्टोरी होती है, मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पॉसेल का मानना है। तो एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट हैं ग्रेगरी पॉसेल, उनका मानना है कि जो ऊपर के मकान थे, बड़े मकानों में जो ऊपर के मकान, ऊपर की जो मंजिलें थी उन पे बड़े कमरे रहे होंगे जिनमें मालिक रहते होंगे। लेकिन जो छोटे हमें खंडहर मिले हैं, नीचे वाले मकानों के छोटे हिस्से मिले हैं, उनमें छोटे छोटे कमरे मिलने का मतलब यह है कि उनके अपने पर्सनल शायद नौकर भी रहे हों। अब देखो वो एक अमेरिकन कल्चर का आदमी है तो वो अमेरिकी तरीके से सोचेगा कि उस टाइम पे उनके यहाँ नौकरों की भी व्यवस्था रही होगी। लेकिन हम जो पूर्वी संस्कृति के लोग हैं, हमारा मानना यही होता है कि नहीं,
नौकर तो उस समय कोई था ही नहीं, सब में बराबरी वाली बात थी। लेकिन वो ऐशो आराम, जैसा जिसकी सोच है उस तरीके से एक्सप्लेन करेगा ना उस चीज़ को। तो छोटे कमरे को उन्होंने क्या कहा कि जैसे कोई बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी अपने घर में ही मकानों के नीचे सबसे छोटे वाला जो तल है वो अपने नौकरों को दे देता है, तो नौकरों को देने के लिए शायद ऐसा रहा होगा। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल में निशान हैं पर सीढ़ियां नहीं हैं, यानी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां तो उपलब्ध नहीं हैं लेकिन सीढ़ियों के निशान बने हुए हैं। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही हों, तो अनुमान लगाया जाता है कि ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए लोगों ने अलग से सीढ़ियां, जैसे कि हमारे यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां होती हैं, उनका प्रयोग किया हो, जो कालांतर में नष्ट हो गई हों। वो सीढ़ियाँ लकड़ी की रखी गई होंगी और लेकिन वो समय बीतने के साथ साथ वो सीढ़ियाँ लकड़ी होने के कारण नष्ट हो गई होंगी। संभव है ऊपर की मंजिल में ज़्यादा खिड़कियाँ, झरोखे और साज सज्जा रही हो। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि जो ऊपरी मंजिलें होती थी मकान की, उनमें खिड़कियाँ भी खूब हों, उनमें खूब झरोखे यानी रोशनदान हों और उनकी सजावट भी अच्छी खासी होती हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो। तो ये क्या है कि संभावनाओं पे आधारित, लोगों के क्या क्या हैं इसमें, हाइपोथेसिस हैं, लोगों की परिकल्पनाएं हैं, ऐसा होता होगा। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत मिलते हैं, यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे, तो बाहर से सीढ़ियाँ, यानी ये घर के अंदर घुस के सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी बल्कि बिल्डिंग के बाहर से सीढ़ियाँ चढ़ती थी। इसका मतलब क्या कि ऊपर मंजिल पे जाने वाले व्यक्ति के लिए, जैसे आप देखते हैं ना फ्लैट हमारे यहाँ होते हैं जो रहने के लिए, तो ऊपरली मंजिल पे अलग ही परिवार रहता है, उसके बाद में अलग परिवार, लेकिन प्लॉट तो एक ही होता है। तो उन लोगों को ऊपरी मंजिल पर चढ़ाने के लिए जो सीढ़ियाँ थी शायद वो बाहर थी, ऐसा भी माना जाता है, क्योंकि किसी के घर में तो घुस के नहीं जाएंगे ऊपर। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियाँ हैं, उनके पायदान भी नीचे हैं, और जो छोटे घर थे उनमें जो सीढ़ियाँ हैं बहुत ही संकरी यानी नैरो हैं, कम चौड़ाई की हैं और पायदान ऊंचे हैं। अब आपको पता है कि जब सीढ़ियाँ चढ़ानी होंगी, सीमेंटेड सीढ़ियाँ, अगर जगह कम होगी तो जो आपका पायदान होगा, पैर रखने का होगा, सीढ़ियाँ वो ऊंची ऊंची बनेगी। ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता है, आज भी होता है ये चीज़। तो छोटे घरों में जो सीढ़ियों पे चढ़ते हैं आप, बड़े घरों में तो छोटी छोटी पैड़ियाँ होती हैं, कम ऊंचाई की पैड़ियाँ होती हैं, लेकिन बड़े घरों में ऊंचाई ज़्यादा होती है पैड़ियों की। गौर किया गया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियों या दरवाज़ों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। इस बात को देखने पर पता चला कि अगर लोगों ने उन्होंने ध्यान से देखा, खिड़कियां और दरवाजे देखे, तो उन पर छज्जों के कोई सिंबल उनको नज़र नहीं आए, एविडेंस नज़र नहीं आए। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है। सिंध जो है वो एक गर्म इलाका है, और गर्म इलाकों के लोग क्या करते हैं, अपनी खिड़कियों के ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक छज्जा लगा देते हैं, आगे बालकनी निकाल देते हैं, छोटी छोटी दरवाज़ों के साथ भी छज्जा निकाल देते हैं। तो ये प्रोविज़न हमारे घरों में आज भी पाया जाता है जो गर्म इलाके हैं। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? तो ये एक अंदाज ही है कि हो सकता है कि उस समय पे ज़्यादा कड़ी धूप ना होती हो, मतलब जो सूर्य का से निकलने वाली किरणें हैं वो शायद लंबवत आपतित ना होती हों। लंबवत आपतित होती तो तापमान ज़्यादा होता, गर्मी ज़्यादा होती। इसका मतलब क्या है कि ओजोन लेयर शायद सुरक्षित रही होगी। मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हो आए। तो वहाँ से मिलने वाली जो मोहरें हैं, मोहनजोदड़ो से मिलने वाली, कुछ सुना है कि लगभग 1200 मोहरें भी मिली हैं वहाँ से, 1200 सिक्के भी मिले हैं, और उन सिक्कों के ऊपर पशुओं के निशान बने हैं। शेर, हाथी या गैंडा इस मरुभूमि में हो नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि जो फिलहाल सिंध की हालत है वो क्या है, एक मरुस्थल जैसी है, एक रेगिस्तान की तरह है। लेकिन जो यहाँ के सिक्कों पर, यहाँ की मोहरों पर जो जानवरों के चिन्ह मिले हैं वो ये दर्शाते हैं कि अगर यहाँ पे रेगिस्तान होता तो यहाँ हाथी, गैंडा और शेर क्यों होते। तो इसका मतलब ये हो गया कि मरुभूमि पहले नहीं थी, पहले रेगिस्तान नहीं था, बल्कि ये तो कालांतर में समय बीतने के साथ साथ रेगिस्तान बना। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? अब शेर, हाथी, गैंडे कहाँ रहेंगे? शेर और हाथी कहाँ रहेंगे? जंगलों में रहेंगे। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वहाँ पे कभी जंगल भी रहे होंगे, तभी तो उनको शेर और हाथी उन्होंने अपने सिक्कों पे बनाए हैं। यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। इस बात पर लगभग सभी रजामंद हैं, सारे जो पुरातत्व शास्त्री मानते हैं कि यहाँ पे जो मुख्य आधार था व्यवसाय का या जीने का आधार था, बिजनेस था, वो क्या था, खेती थी। पुरातत्व शास्त्री शिरीन रत्नागर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। जैसे कुओं में पहले क्या होता था, हैट से पानी निकाला जाता था,
रेट आप बच्चों अपने पेरेंट्स से मालूम करना किस तरीके का होता था। तो वो उनसे सिंचाई किया करते थे कुओं से। दूसरे, मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले, यानी उन लोगों ने नहर नहीं बनाई थी। नहर क्या होती है? मानव निर्मित होती है, और नदी क्या होती है? प्रकृति निर्मित होती हैं। यानी बारिश उस काल में काफ़ी होती होगी। नहर नहीं बनाई तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास में खेती के लिए पानी या तो कुओं से मिलता था, या फिर उस समय बारिश खूब होती होगी। और बारिश खूब होने का मतलब क्या हो गया कि उस समय वन भी रहे होंगे, क्योंकि बारिश उन इलाकों में होती है जहाँ पे जो प्रकृति है वो हरी भरी रहती है। यानी बारिश उस काल में काफ़ी होती होगी, क्योंकि वहाँ पर प्रकृति हरी भरी थी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल होने से भूतल जो जल भी है वो क्या दूर होता गया? एक क्वेश्चन मन में उठता है कि धीरे धीरे क्या हो गया कि उन्होंने अपने वहाँ के जो पेड़ वगैरह थे उनको काटना शुरू कर दिया। पेड़ काटने के बाद में क्या हो गया, धीरे धीरे ये एक आध साल में घटित घटना नहीं थी, बल्कि इसको विलुप्त होने में भी हजारों साल लगे होंगे। तो जैसे आजकल हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से पेड़ों का कटाई कर रहे हैं, खूब जंगलों को हम नष्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने भी प्रगति के पथ पर जब वो आगे बढ़ गए होंगे, उन्होंने भी इस तरह से अपने वृक्षों को हटा दिया गया होगा, और फिर उसका परिणाम क्या निकला होगा कि बारिश कम हुई होगी। और जैसे आजकल हम खूब समरसीबल चलाते हैं, खूब अपना पानी हम अंधाधुंध बर्बाद कर रहे हैं, तो उस समय हो सकता है कि उन लोगों ने भी अपना कृषि को उन्नत बनाने के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से खूब पानी का इस्तेमाल किया होगा, जिससे अंडरग्राउंड जो वाटर था वो भी बहुत कम होता गया। क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी? तो कई अनुमान लगाए जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट क्यों हुई, यानी ये पूरी इंसानियत वहाँ की कहाँ चली गई थी। तो उसके कई तरीके के उसके अनुमान हैं। एक अनुमान उसमें यह भी है कि पानी की कमी के कारण वो सभ्यता नष्ट हो गई थी। तो ठीक है बच्चों, आज इसमें इतना ही इस पाठ में, शेष आगे। धन्यवाद।